इंप्रूव कर देगा। प्लेडोज एंड क्लेज के साथ, प्लेडोज एंड क्लेज आपके उसमें आपके फाइन मोटर की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, टेक्टाइल इनपुट की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। प्लस एज वेल एज आप प्लेडोज अगर इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, थेरापूटी। थेरापूटी की स्ट्रेंथ अच्छी है, थेरापूटी स्ट्रेंथ के साथ मूव करवाते हैं तो फिंगर स्ट्रेंथनिंग भी बहुत अच्छी होगी। सॉरी, एग्जैक्टली, वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएगी इससे। हैंड्स पेंटिंग करवा सकते हैं, फिंगर पेंट करवा सकते हैं, हैंड्स पेंट करवा सकते हैं। प्लस वाटर प्ले थेरेपी, स्विमिंग आगे हमारे इस तरह के बादल आना जा रहे हैं, और कोल्ड वाटर के साथ हम बहुत अच्छे से बच्चों को स्विमिंग वगैरह स्टार्ट करवाएंगे, उससे उनके सेंसरी इश्यूज बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। थेराप्यूटिक ब्रशिंग। अच्छा, थेराप्यूटिक ब्रशिंग बेसिकली ना ये ओटी टर्म, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस भी बहुत कॉमन होती जा रही है कि हमने बस कोई बार्डर पर या किसी किस्म का भी थेराप्यूटिक क्लास परचेज करना है और हमने उसको स्किन के ऊपर रब करना है, दैट्स इट, और हम बच्चे के टेक्टाइल इश्यूज को सॉर्ट आउट करना है। ऐसा नहीं करना। इसके साथ स्पेशली इसलिए ओटी गाइडेंस दी है कि सबसे पहले ओटी ये देखे टेक्टाइल के अंदर बच्चा हाइपर सेंसिटिव है, हाइपो सेंसिटिव है, ये स्विचिंग बिहेवियर के साथ है, तो आपने उसकी फ्रीक्वेंसीज और उसके प्रेशर के साथ किस तरह मूव करना है, स्लोली मूव करना है, फास्टली मूव करना है, ये आपको ओटी अच्छी तरह से गाइडलाइन करेगी। नेक्स्ट, शेविंग फोम प्ले। ये काफी काफी कॉमन है टेक्टाइल के अंदर, जो बच्ची चीजों को टच नहीं कर रहे होते ना, तो शेविंग फोम क्योंकि डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये गेम बन जाती है बच्चे की, बहुत अच्छी सी गेम हो जाती है कि आपने पूरी तौर पर उसके हाथों की शेविंग फोम, और सबसे पहले आप खुद पे मॉडलिंग करें, अपने हाथ पे शेविंग फोम लगाएं, उससे रब करें एंड लुक एट दिस डिसअपियर लाइक मैजिक। ठीक है, नाउ यू कैन डू विद योर किड्स, ठीक है, आप उनके हाथ पे लगाएं, दे आर वेटिंग फॉर इट, और वो है, इससे आपकी टेक्टाइल इनपुट भी बेटर हो जाएगा, और बच्चे की सारी प्ले थेरेपी भी हो जाएगी। स्ट्रेस बॉल प्ले, ठीक है, आपकी स्क्वीजिंग बॉल्स आएंगे, उनमें से वो बबल्स है, वो चीज मूव करती है, फिशी बॉल्स है, आप उनके साथ प्ले करवाएं, ठीक है, वो चीज यहाँ पे रफ भी करवाएं। एक्सपोजर टू डिफरेंट टेक्सचर, कॉटन, सिल्क, वूल, क्राफ्ट, ये वो डिफरेंट टेक्सचर हैं जो कि हम अपने डेली लिविंग के अंदर यूज कर रहे थे। कॉटन के हम लोग अपने वेयरिंग्स करते हैं, सिल्क के वेयरिंग करते हैं, वूल्स होते हैं, ग्रास हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होता है, हम जब घर से बाहर जाते हैं लॉन वगैरह में, पार्क वगैरह में। उसके अलावा सैंड एक्सपोजर है, ठीक है, सैंड एक्सपोजर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दें। अच्छा सकलैन, ये आपने थेरेपी, सॉरी, यस, यस मिस। ये आपने थेरेप्यूटिक ब्रशिंग वगैरह की बात की, यहाँ हम एक्टिविटीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब बेसिकली हमने सेंसरी इनपुट देना है बेबी को, ठीक है, यस, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन ये सब चीजें हम एक ओटी, मतलब हमें गाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम देंगे, क्योंकि जिस तरह हमने कैटेगराइज किया कि कोई बच्चे हाइपर हैं, कुछ हाइपो हैं, सीकर हैं, तो इनको जो इनपुट देना है वो भी डिपेंड, ट्रीटमेंट एक प्रॉपर टेक्निक डिपेंड करती है कि हमने किसको कितना इनपुट देना है, तो ये वेरी करता है। तो ये ओटी गाइड करेगा कि क्या इंटेंसिटी होना चाहिए, रेपिटेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और क्या किस इंटरवल के साथ किस को देना है। स्पेशली जैसे ब्रशिंग की बात करी, तो वो ओटी की गाइडेंस के साथ ये चीज की जाती है। मतलब अगर हमने ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी जाके ये काम करना पड़ेगा, तो वो फिर ओटी गाइड करते हैं कि उन्होंने कितनी बार किस तरह से, ठीक है, किस मेथड से ये चीज परफॉर्म करनी है। लेकिन ये एक्टिविटीज बताने का मकसद ये है कि चलो जनरल एक्टिविटीज हों, कि अगर किसी क्लासरूम के अंदर या किसी और सेशन में बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, या घर में उसकी जो बेसिक एक्टिविटीज हैं कुछ डिस्टर्ब हो रही हैं, तो नीड के अकॉर्डिंग पेरेंट्स या जो मजीद जो दूसरे थेरेपिस्ट हैं, वो ये चीजें सिंपल सी कुछ एक्टिविटीज करवा सके, ताकि उसकी जो है डाइट, जो उसे है सेंसरी डाइट, वो चीज मिल जाए, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, तो बेबी और ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा। थैंक यू सो मच मिस सुरेशवा। हम नेक्स्ट सेंसेशन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारी वेस्टिबुलर प्रॉब्लम्स हैं। द वेस्टिबुलर सिस्टम हेल्प कंट्रोल बैलेंस, मूवमेंट, पोस्चर एंड स्पाइनल ओरिएंटेशन। बैलेंस, मूवमेंट, पोस्चर, ये वो मेंटेनेंस है जो बॉडी की हमें मूवमेंट के वक्त चलते फिरते उठते बैठते हैं, लोग इसको मेंटेन करते हैं। इसके अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो बेसिकली वेस्टिबुलर के साथ डायरेक्टली रिलेट करेंगे। इसके साइलेंट सिम्टम्स में फियर ऑफ स्विंग एंड हाइट, स्विंग एंड अपर सरफेसेस हाइट से बच्चे को बहुत ज्यादा फियर होता है। अवॉइड क्लाइंबिंग ऑफ ओवर फास्ट मूवमेंट, क्लाइंबिंग करना, स्टेज क्लाइंब करना, आगे पीछे मूव करना, उसको अवॉइड करते हैं। प्लस फास्ट मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं आप, बहुत लोगों को यूं
सर झुका कर एक बड़े बड़े बैक पोस्टर के साथ मूव करते हुए बच्चे को देखेंगे। ठीक है, हेड डाउन होगा उनका, उनकी बैक थोड़ी सी अप जो है डाउनवर्ड पोजीशन के अंदर होगी। पुअर बैलेंस होगा, बैलेंस बहुत ज्यादा, मतलब बैलेंस को हम इस तरह से एलैबोरेट करते हैं कि अगर आप उन्हें वन लाइन पे मूव करने के कहेंगे तो दे आर अनएबल टू मूव फ्रॉम वन लाइन। ऑल्दो जब स्टेयर्स के ऊपर मूव करने का कहेंगे, क्योंकि बैलेंस एक्टिविटी वन लाइक स्टैंडिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, उसमें वो हमेशा अपने एरियाज को जो है किसी ना किसी के साथ हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। अपने स्लगिश एंड लोअर नेक की हमेशा डाउन डाउन से रहेंगे। आप ड्यूरिंग द थेरेपी भी आप उनको मूव करेंगे तो वो बिल्कुल क्लमजी में रहेंगे, बिल्कुल हैंड डाउन होंगे, वो बैठे रहेंगे। परफॉर्मेंस आपके साथ वो किसी ना कुछ अपना इनपुट दे रहे होंगे, बट वो आपको फिजिकली पता चलेगा कि एनर्जी बहुत ज्यादा लो हुई भी है। पुअर पोस्चर, जिस तरह से मैंने बताया कि बच्चे ऑलरेडी डाउन होते हैं तो उसकी वजह से फ्यूचर के अंदर पोस्चरल चेंजेस, एनाटॉमिकल बॉडी की चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, नेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, आप स्पाइन जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ अब अवॉइड करने थे, कुछ सीख करने के, अब सीख करने के लिए लव स्पिनिंग, जंपिंग एंड रॉकिंग बहुत ज्यादा, अभी मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन मॉडलिंग भी दिखाई है, बहुत ज्यादा लवली बिहेवियर्स होते हैं उनके, स्पिनिंग की तरफ, जंपिंग की तरफ, रॉकिंग मूवमेंट की तरफ, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। जिस तरह एक बच्चे के एग्जाम्पल कीजिए, आप बच्चे को जब भी देखेंगे वो कुछ ना कुछ हाथ मूव करते रहेंगे अपने हाथ के अंदर, अपनी बॉडी को शेक करते रहेंगे, बैठने अपनी टांगों पर हिलाते रहेंगे, हैंड मूवमेंट करते रहेंगे। ये वेस्टिबुलर के अंदर एक्सरसाइज करते हैं। डिफिकल्टी सिटिंग स्टिल, एक जगह पे बैठना उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए अगर हम ये साइंस का अगर प्रेजेंट देखते हैं, उससे फर्दर हम क्या क्या बेसिकली दिखा एक्टिविटीज करवा सकते हैं, उसमें स्विंगिंग एक्टिविटीज है। ठीक है, मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज को हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली इनपुट दिया है कि ये वो एक्टिविटीज है जो हम अपने होम बेस बहुत आसानी से बहुत इजीली करवाई जा सकती है। स्विंगिंग है, स्पिनिंग है, रॉकिंग चेयर है, रॉकिंग चेयर मूविंग चेयर बोला जाता है बेसिकली, ट्रैम्पोलिन जंप है, आप बॉल जंपिंग घर पे करवा सकते हैं। बैलेंस बोर्ड एक्टिविटीज है, जो बैलेंस करने के बोर्ड होते हैं उनके साथ आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखते हैं, फ्रॉम मूविंग हियर टू हियर, बैलेंस बोर्ड के ऊपर प्रॉपर्ली करवाया जा सकता है। वॉक ऑन अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर ले, एक टेप लगा लें उसके ऊपर, ठीक है ना, उन्हें एक ट्रैक के ऊपर मूव करवाएं। ऑब्स्टिकल कोर्सेज करवाएं, ऑब्स्टिकल कोर्सेज बेसिकली वो कोर्सेज होते हैं जिनके ऊपर से हमें डिफरेंट रोटेशन के साथ मूव करना होता है, अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होता है। ये ऑब्स्टिकल कोर्स है, ये डिफरेंट डिजाइन के साथ होते हैं। वन लेग स्टैंडिंग, वन लेग स्टैंडिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक काम पे खड़ा कर दो आप, बेसिकली सामने की चेयर या कुर्सी लाकर, एक टेबल भी सामने पड़ा हुआ है, वन लेग स्टैंडिंग के साथ हम उन्हें शिफ्टिंग करवा रहे हैं, पोस्ट शिफ्टिंग करवा रहे हैं, ब्लॉक शिफ्टिंग करवा रहे हैं, या फिर राइटिंग करवा रहे हैं, चेंज योर लाइक पोजीशन चेंज करे और उनको वाइटिंग परफॉर्म करवा। Next we have Broca's active problem. Broca's system, is there any question? Propensity. Propensity. Sorry. Yes, they have vestibular agents. Yes. कुछ ऐसे होते हैं जो हाइट छोटी जी। तो जो छोटा सा भी हर्डल अगर रखा है एक ब्लॉक उसकी को भी चलती है। बिल्कुल। कुछ ऐसे होंगे कि जिनके अंदर बॉडी अवेयरनेस नहीं जी, है, अगर वो हाइट पे नहीं भी चले जाते ब्लॉक पे खड़ा करेंगे तो उनके स्टेप इनिशिएट नहीं होते। जी बिल्कुल। तो ये चीजें आपस में इंटरलीव करती हैं। ये सब इंटरलीव, ये सब वेस्टिबुलर। अभी किस कैटेगरी? वेस्टिबुलर में हाइपो कैटेगरी में भी आता है, हाइपर में भी। हम कैटेगरी को कभी भी एकदम से एक चीज के साथ एलाबोरेट नहीं कर सकते कि वो टेक्टाइल के अंदर हाइपो है तो वो बचा टुवर्ड्स सारी सेंसिटिविटी हाइपो ही दिखेगी, ऐसा नहीं होता। चीजें सिनेरियोस चेंज होते रहते हैं। हमें एक प्रॉपर वर्बल कंसेंट पेरेंट्स के साथ बैठकर, थेरेपिस्ट के साथ बैठकर असेसमेंट करनी होगी, क्योंकि समटाइम्स एनवायरनमेंट भी होता है। अब एक बच्चा जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, थ्रू द लाइफ उसे फर्स्ट फ्लोर पे रहा है, उसके लिए स्टेज क्लाइंब करना, अप एंड डाउन जाना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो थ्रू आउट पूरा दिन 2 से 3 मरतबा उतरता, नीचे उतरना, वापस आना। ठीक है, एक बच्चा है जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे ही रह रहा है, फिर उसको स्टेज का ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उन्होंने कभी स्टेज के ऊपर गए ही नहीं होंगे, लिफ्ट वगैरह इस तरह की चीजें यूज नहीं की होंगी। तो ये एक असेसमेंट, सिनेरियो बेस्ड असेसमेंट होती है, उसके बाद इलाबोरेट किया जाता है कि इश्यूज है भी, या समटाइम बच्चे अवेयर ही नहीं होते उस चीज के लिए, उस एक्टिविटी के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर परफॉर्म भी नहीं किया।
अवेयरनेस का भी इशू हो सकता है, लैकिंग का भी। मेरा लगता है ना कि पहले हम उनके पेरेंट्स के साथ बैठकर इस चीज की असेसमेंट प्रॉपरली करें कि उनके बैकग्राउंड क्या है। Next one is the proprioceptive problems. Proprioceptive system is a body awareness system. It helps to understand where our body Okay. parts and how much force to use and how to control movements. um, इसमें इस पिक्चर के अंदर काफी चीजें क्लियरली हो रही है कि बच्चे एक दूसरे को पुश भी कर रहे हैं, पुल भी कर रहे हैं, हैवी मसल वर्क भी कर रहे हैं। मैंने अपने पहले एग्जांपल सेट की थी क्या कहते हो कि एक क्या इंटेंसिटी, किस फोर्स के साथ, किस टाइम के साथ, किस एक्यूरेट पोजीशन के ऊपर आपने उस बॉल को डिलीवर करना है। तो ये सारी जो मैथमेटिक्स असेसमेंट्स हम इनको कह सकते हैं, ये सारे प्रोप्रायोसेप्टिव होते हैं। इनके साइंस क्या होते हैं? क्लमजी बम्प्स एंड ऑब्जेक्ट, इनको मूव करना बहुत मुश्किल होता है। यूजेस टू मच और टू लिटिल फोर्स, मतलब जिस चीज के लिए जो एक्चुअल फोर्स रिक्वायर्ड है वो उस फोर्स को करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं कैप्टन फ्लो को कहते हैं, दे कैन हैंडल बॉल, बड़े अच्छे से पोजीशन मेंटेन किए होते हैं, बट बॉल थ्रो वहां करना है वो नहीं थ्रो। ठीक है। और समटाइम्स कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बॉल को उठाएंगे, उन्हें पता नहीं कि इतने डिस्टेंस के ऊपर हमारी कंसर्निंग पर्सन है, बट वो हिट करेंगे बहुत जोर से। ठीक है। दे हैव प्रोप्रायोसेप्टिव प्रॉब्लम। उनके हर बार बिहेवियर से रिलेट नहीं करना कि वो बच्चा तो बहुत हाइपर एक्टिव है, या वो एक्टिवली मूव अच्छा नहीं कर रहे, वो प्रोफेशनली मूव नहीं कर रहे। नो नो, दे हैव स्किल्स प्रॉब्लम। आप अगर उनके असेसमेंट करेंगे, अगर उनके पास स्किल प्रॉब्लम है, आप उनकी एक्सरसाइज करवाएंगे, उन्हें एक्टिविटीज करवाएंगे और इनके स्किल्स प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। पुअर पोस्चर्स होते हैं इनके, जंपिंग फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा, क्योंकि अवेयर नहीं, बॉडी अवेयरनेस किसी के पास नहीं होगी, वो जंपिंग फ्रीक्वेंटली, हर चीज को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली मूव करेंगे। इंजॉय टाइट हग एंड डीप प्रेशर, हग्स करेंगे बार बार, हर किसी को अननोन पर्सन को जाके हग करेंगे। ठीक है। और डीप प्रेशर फील करेंगे, हग करने के बाद जोर से दबाएंगे। क्रैशिंग इनटू फर्नीचर, डिफरेंट किस्म के फर्नीचर या हर्डल्स हैं उनके साथ क्रैश करेंगे, टकराएंगे। स्टंपिंग फीट, बहुत ज्यादा स्टंप करेंगे अपने फीट्स को। ठीक है ना। आप कोई बच्चे बहुत ज्यादा अप कर लेंगे, ठीक है, और तो वॉक के ऊपर आ जाएंगे, स्टंप कर लेंगे। ठीक है ना। कोई बिल्कुल क्लमजीनेस के साथ मूव करते रहेंगे, बिकॉज दे आर अनअवेयर ऑफ देयर बॉडी पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। सर इसमें ये चीज भी आ जाती है कि चीजें या टॉयज पड़े हुए हैं और बच्चे जाके उसको क्रैश करते हैं, थ्रो करते हैं। नहीं, ये चीज स्पेसिफिक चीज के साथ आप कर लें। सेंसरी बेसिकली वो बिहेवियर्स होते हैं जो ऑल द टाइम, ऐसा नहीं होता कि मेरे मुझे अभी सेंसरी प्रॉब्लम्स आए, मैं अभी हिट करता हूँ और वापस चला जाता हूँ और वो सॉल्व हो गया। ठीक है ना। वो आपको छोड़ आपके साथ मूव कर। That can be impulsive behavior. बिल्कुल। Exactly। ये तो बिहेवियर के अंदर है कि जो एकदम से नेगेटिविटी है एकदम से पॉजिटिविटी के साथ मूव भी करते हैं। और समटाइम्स सीकिंग बिहेवियर भी होता है, टेंशन कर रहे होते हैं, कि उनके थेरेपिस्ट या उनके कंसर्निंग पर्सन उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे, वो अपने किसी काम में या किसी और एक्टिविटी के हैं और वो कुछ करके दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर वो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करते हैं कि सारी अटेंशन। एक्टिविटी, प्रोग्राम की जो हम एक्टिविटीज है, पुशिंग एंड पुलिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। वॉल्स को पुश करवा सकते हैं। ठीक है। आप एक रोप है, या थेरा बैंड्स जैसा गुड एग्जाम्पल, आप किसी एक जगह पे टाई कर दें, दूसरा साइड में ले लें और उन्हें कहीं पे उसको पुल करें। ठीक है। वॉल पुशअप्स कर सकते हैं, एनिमल वॉक, पीर वॉक, क्रैब वॉक, सब करवाते हैं, फिर ऊपर व्हील गार्ड वॉक्स, ये सारी वॉक्स हम करवाते हैं इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। कैरिंग बुक्स एंड ग्रोसरीज, बेसिकली हम ये परफॉर्मेंस उनकी इसलिए नहीं करवा रहे कि हमें उनकी हेल्प मिले, बेसिकली उनके अपने सेल्फ के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ग्रोसरीज करवाए, उन्हें बुक्स उनसे उठवाए, क्योंकि एक प्रॉपर्ली जो बुक है या किसी किस्म का भी कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर आप उठा के लेके जाएंगे तो यू नीड अ बैलेंस, यू नीड अ टेक्निक, यू नीड अ ट्रेनिंग। ठीक है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे बड़ा अच्छे स्लाइडिंग से मूव करके रखेंगे और फिर एज वेल एज दूसरी तरफ से वापस लाकर अपनी जगह पे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे टग ऑफ वॉर गेम्स खेल सकते हैं उनके साथ, टाइट हग्स में देख सकते हैं। ये प्रेशर हम लोग टाइट हग्स के साथ साथ और भी डिफरेंट टेक्निक है, डीप प्रेशर वगैरह की बॉल्स के साथ देते हैं, वेटिंग प्रैक्टिस यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपीज कह सकते हैं आप, स्क्वीजिंग स्ट्रेस बॉल्स, क्लाइंबिंग ऑब्स्टिकल कोर्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉमन एग्जांपल, शायद वो बाकी सारी एग्जांपल्स भी बहुत कॉमन है, बट हमें
ज्यादातर प्रॉब्लम्स इनमें भी फेस करने पड़ते हैं जिसमें ऑडिटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये बच्चे के नेम रिस्पॉन्डिंग के ऊपर आ गया या उसके अवार्ड के ऊपर आ गया। द ऑडिटरी सिस्टम हेल्प अस हियर, सुनने में प्रॉब्लम का जो है उसको ऑडिटरी कहते हैं, प्रोसेस एंड अंडरस्टैंडिंग साउंड, उसको प्रोसेस करना, फिर उस आवाज को अंडरस्टैंड करना। वो कैट है, वो डॉग है, वो कोई और एनिमल्स है, वो पियानो साउंड्स है, कौन से साउंड है, इन या अंडरस्टैंड करने का जो इश्यूज होते हैं वो भी ऑडिटरी के अंदर आते हैं। ऑल्सो इट्स हेल्प प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्पीच, स्पीच में भी इफेक्ट वो मेन की होना है कि अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी ऑडिटरी इशू चल रहे हैं, वो साउंड को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे और उनके इंटेंसिटीज को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे, तो उनकी स्पीच डिफिकल्टीज ऑब्वियसली प्रेजेंट होगी। साइंस क्या है, कवर्ड ईयर्स एंड नॉर्मल साउंड के ऊपर भी अपने ईयर्स को कवर करते हैं। अब चूंकि हेडफोन्स आ चुके हैं, साइलेंट हेडफोन्स वो यूज किए जाते हैं उसका। अफ्रेड ऑफ लाउड नॉइसेस, घर में ग्राइंडर्स के साउंड है, कहीं भी काम हो रहा है तो घर में आपकी जूसर मशीन्स वगैरह है, कोई भी कुकिंग आपके एलिमेंट्स है वो मूव करते हैं, तो बच्चा सेकंड या थर्ड रूम में भी होता है तो वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। Doesn't respond when it's name called। अब ये हाइपर एंड हाइपो के डिफरेंट कैटेगरीज की एग्जांपल साइंस है। ठीक है, वो अपने नेम के ऊपर बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते। द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है सबसे लाइक एक जो आइडेंटिफिकेशन का एक साउंड होता है ना, वो नेम कॉल्ड। ठीक है, नेम एटलीस्ट हम लोग इसलिए बार बार नेम की टेक्निक यूज करें क्योंकि नेम ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर रिस्पॉन्स करना 100% बनता है। ठीक है, और उसको उसके नाम से पहचानना, ही एंड शी एक्स वाई जी, अगर आप उन्हें बुलाते हो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो हर बार हियरिंग का इश्यूज नहीं होते। हम हमारे यहाँ कुछ टेक्निक्स चल पड़ी थी किसी टाइम के ऊपर कि हमारे डॉक्टर भी उस तरह से अवेयर नहीं। और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी ह्यूज अमाउंट पे की होती है हियरिंग टेस्ट के ऊपर, और हियरिंग टेस्ट 100% क्लियर निकल जाते हैं। द इशू इज दिस कि उनके साथ ऑडिटरी रिफॉर्म, इस वजह से वहाँ पर नेम रिस्पॉन्डेड नहीं हो रहे। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच में बहुत सारा डिफिकल्टी मैंने बात है, कंफ्यूजिंग सिमिलर साउंड्स, दो साउंड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, कैट एंड डॉग है, कोई और वर्बल साउंड्स है किसी चीज का। बिकम अपसेट इन नॉइसी प्लेसेस, आप हमेशा नॉइसी प्लेसेस के अंदर वो एक कवर करना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ज्यादा रिएक्ट करेंगे, एक बहुत ज्यादा अपसेट रहेंगे। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हमने यहाँ पे क्लियरली यूज कर दिए। ट्रबल इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, अब ऑलरेडी बच्चा ऑलरेडी इश्यूज के साथ रन कर रहा है, वो हाइपर में हो सकता है, वो हाइपो में हो सकता है, वो सीकिंग में हो सकता है, एक प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो आपकी कमांड्स को, आपके इंस्ट्रक्शन को कभी फॉलो नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कमांड्स और इंस्ट्रक्शन का इशू नहीं, यहाँ इशू है बेसिकली ऑलरेडी कि उस पर उसके ब्रेन तक जहाँ से उसने रिस्पॉन्ड बैक करना वहां पे आवाज स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, हमें इंटेंसिटी का ही नहीं पता कि हमें इसके साथ किस तरह से डील करना है। हम तो अपनी एक सेम टोन यूज करते हैं, हम ए बी सी बच्चे के साथ वो यूज करेंगे, एक्स वाई जी के साथ भी सेम वही टोन यूज करेंगे, क्योंकि हमें इस ऑडिटरी इसके बारे में जब तक ओटीज इंफॉर्मेशन आप लोग उनसे नहीं लिए तो आप कभी भी इस चीज को डील नहीं कर, आप थोड़ा सा किड्स के साथ सेम एक एक टोन के साथ एक ही बिहेवियर के साथ मूव करते रहते हैं, तो यहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शन देने में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना है। ऑटिज्म का एक सिम्टम रखा जाता है कि Yeah. want to name, उसका क्या रोल है? तो और ये मैंने स्टार्टिंग के अंदर एग्जांपल सीखना जो सेंसरी इश्यूज है वो बहुत सारे न्यूरो डाइवर्सिटी के डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। उसमें ऑटिज्म भी था, उसमें एडीएचडी था, और उसमें बाकी भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी। ऑटिज्म का इसलिए कहा जाता है मैं कि एक बच्चा ऑलरेडी ऑडिटरी प्रॉब्लम्स के साथ है, नेम रिस्पॉन्डेंट नहीं है ना, तो जब हम उसको किसी भी क्वेश्चन के अंदर फिल करेंगे ना तो उसका डायग्नोसिस जाके कहीं ना कहीं न्यूरो डाइवर्सिटी करेगा, उसमें फर्दर हम असेसमेंट्स करेंगे तो पता चलेगा ये ऑटिज्म का। अब इस एग्जांपल हम इसका सेट कर देते हैं, फीवर। आई थिंक हर एक मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन के अंदर फीवर जरूर हो, तो हम एक फीवर को या कफिंग स्नीजिंग को ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन बहुत ज्यादा कफ करे कोविड, उनको कोविड का इश्यू है, उनको और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कोविड के मेन सिम्टम्स में से एक स्नीज करना और कफ करना। ठीक है, तो जो प्राइमरी डायग्नोसिस होते हैं हम उनको साथ देते हैं। इसमें आप जितनी भी साइंस लिखती हैं ये सब हमारे पास हाइपर
हाइपो के लिए हाइपोसेंसिटिव एंड सेंसिटिव सीक्वेंस। मैम जहाँ पे ये आपके नेम रिस्पॉन्डेंट नहीं हो रही है, ये हाइपो सेंसिटिव, ये हाइपर सेंसिटिव, साउंड का हाइपोसेंसिटिव साउंड से हाइपर सेंसिटिव, नेम रिस्पॉन्डेंट नहीं होने तब, क्योंकि वो उसको सुन ही नहीं, वो रिएक्ट नहीं कर रही आपके साथ। अगर वो ओवर रिएक्ट करेंगे किसी भी चीज को लेकर तब वो हाइपर सेंसिटिव होंगे। अगर वो नॉर्मली रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, दिस इज द साइन। वो ओवर रिएक्ट करेंगे तो वो हाइपर सेंसिटिव होंगे, तो वो रिएक्शन डाउन करेंगे, नहीं रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब है, वो हाइपो सेंसिटिव। क्यों? बात ये है कि अगर एक बच्चा साउंड्स को यूज करने को लाइक कर रहा है, ठीक है, वो किसी भी चीज से थ्रू करे अपनी साउंड्स को। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक एक बच्चा है, उसका पंखा चल रहा है, वो पंखे में कोई चीज मारेगा ताकि आवाज आए, हैंड के ऊपर कर रहे हैं, वो किसी भी चीज टैप करें, टैप करेगा ताकि वो आवाज आए, सेंसिटिव सीकिंग में आएगा ना, सीखेंगे, वो चीज यहाँ पर क्लियर होती है। ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियसली वो साइंस स्पीकिंग के अंदर आगे, क्योंकि वो आवाज सुनना चाह रहे थे, हम अपने खुद की ही आवाज सुनना चाह रहे होते हैं, शाउट कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, चीजों पर टैप कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली आप साउंड लेना है, ये स्पीकिंग इज साउंड। मिस उसके बाद सेंसरी के अंदर, ऑडिटरी सेंसरी प्रॉब्लम्स के अंदर जो हाइपर मम्मा की सेंसिटिव, क्लास हो रही है। एग्जांपल सेट कीजिएगा। बाद बाद में बाद में मिस सुरेश, आर यू विद अस? जी जी सकरन। सेंसरी के अंदर ऑडिटरी हाइपोसेंसिटिविटी के कुछ एग्जांपल्स प्लीज सेट कीजिएगा, जहाँ पे बच्चे सीख कर रहे होते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स हमें बताइएगा। अच्छा सकरन, आप सीकर की बात कर रहे हैं ना, कि अभी हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया था कि हाइपो और सीकर, इसको हमने कैटेगराइज मतलब अलग अलग से कर दिया है। हाइपो जो होगा वो तो हमने देख लिया कि ओवरऑल वो बच्चा हाइपो हाइपो है, वो ढीला ढाला है, ठीक है, उसको जो साउंड आ रहा है वो उसको इंजॉय कर रहा है, दैट्स इट। जो सीकर होगा वो खुद से डिफरेंट, मतलब इनपुट बार बार रिपीटेड इनपुट चाहिएगा, ठीक है, वो खुद से डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो टैपिंग करके साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कर सकता है, वो खुद भी, ठीक है, इनफैक्ट वो खुद भी शाउटिंग करना, ठीक है, शाउट करके उस चीज को एंजॉय करना, ठीक है, खुद से डिफरेंट साउंड्स निकाल के, ये सीकर के उस पे कैटेगरी में आएगा। थैंक यू मैम। चीजें उठा के फेंकना, अक्सर औकात, मतलब अगर बच्चे जैसे ये पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे कि ग्लास या बर्तन उठा के बार बार फेंकता है और उस चीज को एंजॉय करता है, तो वो सेंसरी सीकर में फॉल करेगा, उसकी कैटेगरी में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई यस सर। यस, एक और पॉइंट मैंने ऐड करना, जैसे यूजली बच्चे वोकल स्विमिंग कर रहे होते हैं एंड दे कीप ऑन मेकिंग साउंड, के आवाजें निकालते हैं, दे आल्सो सीकिंग द साउंड, लाइक दे थ्रो द ऑब्जेक्ट्स, उनको जो चीज, लाइक फॉर एग्जांपल दे आर सिटिंग इन द सोफा और वो पजल पीसेस उठा उठा के नीचे फेंक रहे हैं, तो दे आर एंजॉयिंग देयर साउंड, ठीक है। तो इस तरह के बाकी जितने भी साउंड है, इन्वायरमेंट के साउंड है, उनको वो डोर को बैंग करेंगे जोर जोर से, बार बार विंडोज को क्लोज ओपन करेंगे ताकि वो आवाजें सुन सकें, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हाइपोसेंसिटिविटी। रनिंग विद स्क्रीन भी आ सकते हैं, कुछ बच्चे भागते हुए उनकी चीखें मारते हैं। रनिंग के लिए तो प्ले थेरेपी नॉर्मली भी ये जिस तरह से चीर अप करना, अरे मतलब वो वाली नहीं, से चीखना और मतलब इधर से उधर भागना और चीखना, सीकिंग में और ऑडिटरी, इसकी कुछ एक्टिविटीज है, और डिफरेंट सी एक्सपोजर टू साउंड, डिफरेंट साउंड का एक्सपोजर देना है, हेडफोन से प्ले कर सकते हैं, मोबाइल फोन के अंदर दे सकते हैं। मोबाइल कोशिश करते हैं कि हम स्क्रीन टाइम अवॉइड ही करें, ठीक है, ये जिस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होने, ये ब्लूटूथ पर रखा हुआ है, इसके थ्रू आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने एसेस करना है इस चीज को कि वो उन्हें चाहिए या वो अवॉइड करें, ठीक है, पहले इस चीज को एसेस करना है ओटी थेरेपिस्ट के साथ मिलकर, फिर जो ओटी थेरेपिस्ट एक प्लान बनाएंगे कि इस साउंड को या इस चीज को आप लोगों ने अवॉइड करवाना है या इसको प्रोवाइड करना है, फिर आपने वो चीज परफॉर्म करनी है। एक्सपोजर टू डिफरेंट साउंड्स, नॉइज कैंसलेशन डिवाइसेस यूज की जा सकती हैं, प्रीपेड चार्ज बिफोर लाउड इवेंट्स, हम किसी भी अपने फैमिली इवेंट्स के लिए जाना चाह रहे हैं, कोई शादी है या किसी भी तरह का इवेंट है, बर्थडे है, अब ओब्वियसली वहां पे लाउड लाउड होती है, तो आप पहले से ही अपने चाइल्ड को इस चीज के लिए प्रिपेयर करें, अपने थेरेपिस्ट से कहें
कि ये लाउड जो नॉइसेस है उनको सुनाना शुरू करें ताकि उनके लिए वो सिमिलर हो और वहां पे वो ज्यादा रिएक्ट ना करें। यूज क्लियर लाउड वॉइस, आप जो भी कमांड दे रहे हैं वो, अब लाउड वॉइस ये जरूरी, यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोलना है। बोलना किसके साथ है ये आपको ओटी थेरेपिस्ट क्लियर कर, ठीक है, लेकिन क्लियर, यूज क्लियर वर्ड्स, ठीक है। यूज म्यूजिक एंड साउंड बेस्ड एक्टिविटीज, आपके जाइलोफोन्स होते हैं, आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार्स वगैरह होते हैं। अच्छा, हमारे एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, हमारे जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो दो चीजों को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, अगर आप कॉमनली देखें। एक, वो पेंटिंग्स को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, कलरफुल पेंटिंग्स होगी। सेकंडली, वो साउंड को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, वो म्यूजिक को बहुत प्यार करते हैं। आप लोग भी कोशिश करें कि अपने सेशंस के अंदर में जब भी कंडक्ट कर रहे हैं तो इन चीजों का यूज आप कॉमनली कर दें। आप इसको एज अ रीइंफोर्सर भी यूज कर सकते हैं। फ्री टाइम के अंदर आप उनको ब्रेक भी दे सकते हैं, आप सेंसरी ब्रेक इसको बना सकते हैं कि हियर यू गो, आपके 15-20 मिनट्स का सेशन हो गया, यू हैव 5 टाइम, यू कैन गो ओवर देयर, और आप उन्हें वो साउंड लगा कर दें। बिल्कुल करवा सकते हैं, आप परफॉर्म करवा सकते हैं, लेकिन जुम्बा इज बहुत मुश्किल एक्टिविटीज है, वो संभालने करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, कंबाइन वर्बल इंस्ट्रक्शन एंड विजुअल क्यूज, ठीक है। वर्बल इंस्ट्रक्शंस को जो है वो आपने कंबाइन करना है, क्यूज को कंबाइन करना है, ठीक है ना। ऑलरेडी नीड्स में बच्चे की ब्रेक इंस्ट्रक्शन इनटू स्मॉल स्टेप। अच्छा, ये दो, सॉरी दोनों चीजें अब इसके अंदर आ गई, ब्रेक भी आ गए, कंबाइन वर्बल इंस्ट्रक्शन भी आ गए। तो ये चीज आपने खुद से इलाबरेट करनी है कि आपके बच्चे में एक्चुअल इश्यूज क्या है, ठीक है। ब्रेक इंस्ट्रक्शंस में आपकी कमांड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन जो होगा है, ठीक है। अब एक पूरा वर्ड है, दिस इज एन एप्पल, ठीक है, तो कोई ये फ्लुएंसी के अंदर मैंने बात कर दी है तो वो शायद बच्चे को नहीं समझ आता। दिस इज एन एप्पल, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से ब्रेक करेंगे तो और एक अच्छे साउंड के साथ करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से आप फॉलो करेंगे। यूज विजुअल शेड्यूल्स, ये बहुत मोस्ट कॉमन हमारे यूज होता है, और इसको इसकी प्रैक्टिस हमें सबसे ज्यादा करनी चाहिए। तो खासतौर पर टॉयलेट ट्रेनिंग के, ईटिंग स्किल्स के अंदर, एलियंस के अंदर आपकी इसकी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है कि अगर आप उनके विजुअल स्केड्यूल्स बनाएंगे, ठीक है, और पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर रखेंगे स्टेप्स को, डे बाय डे एक एक स्टेप को आप उन्हें करवाते रहेंगे, हैंड वॉश, टैप ओपन, डोर्स ओपन, पेन डाउन, पेन अप, ये चीजें तो वो ज्यादा अच्छी से याद करेंगे। रिड्यूस बैकग्राउंड नॉइसेस ड्यूरिंग सेशंस भी आप ये ज्यादा रिड्यूस बैकग्राउंड नॉइसेस जो है वो सेशंस के को रिलेट करें कि अगर आप वो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं तो आप उसके एनवायरनमेंट की जो बैकग्राउंड नॉइसेस हैं उनको कम से कम करें। एज वेल एज आपका एक अगर क्या यहाँ पे अटेंड हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है, और आप उसके साथ एक लो टोन के अंदर बात कर रहे हैं, अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, उसको कमांड दे रहे हैं, दिस एंड एप्पल, और एज इट इज आपका नेक्स्ट सेशन यहाँ पे बेटा आपके मतलब वो बच्चे स्क्रीमिंग कर रहे हैं, तो उस बच्चे के भी कोई सेशन का कोई आपको उसका फंक्शनली फायदा नहीं, इस बच्चे के फंक्शनली फायदा। इन्वायरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम सेशन कंडक्ट करते हैं, अगर हम एक अच्छा एनवायरनमेंट जनरेट नहीं करते, अच्छी जगह के ऊपर सेशन नहीं लेते हैं, तो हमारा वो सेशन कभी फंक्शन या यूजफुल नहीं होता, उसमें हमेशा हम लैक ही कर रहे हो। हमें लग रहा होता है कि हमारे पास आज भी बहुत अच्छी इन्वेंटरीज मौजूद है, हम हमारे बॉक्सेस बहुत अच्छे फिल अप हुए हुए हैं, हर एक एक्टिविटी के अंदर है, लेकिन हमें वहां से रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। उसके रिस्पॉन्ड ना मिलने का सबसे मेजर रीजन ये होता है कि आप सेशन ही ऐसी जगह पे कंडक्ट कर रहे थे जहाँ पे उसको उसका बेसिक स्टिमुलस मिल ही नहीं रहा, उसकी अपनी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही होती, इसलिए वो आपको रिएक्ट नहीं कर रहे, इसलिए आपकी इन्वेंटरी तो सर किसी काम की। विजुअल प्रॉब्लम्स, विजुअल प्रॉब्लम बेसिकली इसी से क्लियर हो रहा है कि जो उनका देखने का बेसिकली अमल है, जिसमें the visual system helps to see, interact and understand what we see. It supports recognize faces, objects and tracking movement things. Science अवॉइड करते हैं आई कांटेक्ट को, कवर आइज इन ब्राइट प्लेसेस, जहाँ पे भी वो ब्राइट प्लेसेस पे आएंगे एकदम से अपने आंखों के ऊपर हाथ रख देंगे, हेड डाउन कर लेंगे। स्टेज ऑफ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स को, फैंस को मूव करते हुए हम देखते रहेंगे, तो पर्सन मूव कर रहा है हम उसको फॉलो करते रहेंगे। वॉट चीज मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्लोजली, चीजों को जो है ना पकड़ पकड़ के अपने करीब ले जाकर देखेंगे, आइज स्क्विंट करके देखेंगे, ये विजुअल प्रॉब्लम्स के अंदर आता है। डिफिकल्टी नोटिसिंग विजुअल डिटेल, डिफिकल्टी डिस्टिंग्विशिंग शेप, लेटर एंड कलर,
तीनों चीजों को एलैबोरेट करना, रेकग्नाइज करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। जैसे ट्रायंगल, जैसे ब्लू ट्रायंगल, काफी उनको इश्यूज होंगे, बेसिकली विजुअल्स के अंदर आता है। अब बेसिक इस सारी टॉपिक का मेन हमारा जो कंपोनेंट है ये है कि हर चीज हम बिहेवियर से को रिलेट करेंगे, नहीं इसके बिहेवियर बहुत बैड है। ये जानबूझकर शेप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, ये जानबूझकर कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं, हमें इसकी असेसमेंट करने है कि क्या किस विजुअल्स, ऑडिटरी, टेक्टाइल के इश्यूज तो नहीं है जो ये सब कुछ होने नहीं दे। इस मिथ को जरा क्लियर करना होता है। ये असेसमेंट इन्हीं चीज के ऊपर बेस करती है, रीअसेसमेंट भी इन्हीं चीज के ऊपर बेस करती है कि क्या ये इश्यूज अप्स एंड डाउन तो नहीं हमारे हो रहे। इसके अलावा हमारे ट्रबल इन रीडिंग एंड राइटिंग, ऑब्वियसली विजुअल से क्लियर है, अगर हमें इन सारे साइंस के साथ रहेंगे तो रीडिंग राइटिंग नहीं कर सकेंगे। पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन के हम एग्जांपल इस तरह से सेट डाउन कर सकते हैं कि एक बीड्स है, एक थ्रेड है, उन्हें बच्चे को इन एंड आउट की एक्टिविटी सिखानी है, बट अगर उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन पुअर है तो वो कभी भी उसको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट पॉइंट के ऊपर गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विजुअल्स प्रॉब्लम। इसमें एक्टिविटीज हम कौन सी करें? तो यूज सॉफ्ट एंड नेचुरल लाइटिंग, लाइक ये वार्म लाइट्स है, नेचुरल लाइट है, इस तरह की चीजों को यूज करें। कर्टन हटाकर यूज करें, एक फ्लैश लाइट डालने दे बाहर से, वो काफी सूदिंग होती है। रिड्यूस विजुअल क्लटर, यूज ब्राइट कलर मटेरियल। वेयरिंग के अंदर भी जो है, अगर आप देख रहे हैं एज हेल्थ प्रोफेशनल, एज अ पेरेंट कि आपके पास अब एक न्यूरोडाइवर्सिटी का इट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो प्लीज ऐसे कलर्स को अवॉइड करना है तो वो बहुत ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। हम ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एज अ हेल्थ प्रोफेशनल पेरेंट हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना होता है कि उसके स्पेशल होने के साथ साथ अब हमें भी अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है। ऐसा नहीं कि हम इधर चेंज ना करें और हम ये कहें कि वो ही चेंज करें अपने आप, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये टू वे है। फ्लैश कार्ड एंड पिक्चर बेस्ड लर्निंग, जिसका मैंने टॉयलेट के बारे में, ईटिंग के बारे में बताया है कि ये हैबिट्स डेवलप करें, फ्लैश कार्ड पे यूज करें, प्रॉपर ट्रेनिंग में यूज करें, विजुअल ट्रैकिंग गेम्स उनके साथ खेलें, अल्फाबेट्स ड्रॉ कर दें, नंबर्स ड्रॉ कर दें। अब गेम्स में हमने जंपिंग उसको सिखानी है, तो दैट इज अ गुड थिंग, तो हमने 1 2 3 के बारे में ऐसा कर सकते हैं, दैट इज 1 जंप इनटू 2 जंप इनटू 3, इस तरह की गेम्स उनके साथ करें। पजल एंड मैचिंग गेम, ट्रेसिंग एंड पॉपिंग, टैग ट्रेसिंग मेथोडोलॉजी हम सब यूज करते हैं प्री राइटिंग स्किल्स के अंदर। इस तरह के मेथड डेवलप करें। आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज, कैच एंड थ्रो, मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है। और सॉर्टिंग शेप्स एंड कलर्स। ओरल प्रॉब्लम्स, बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। खाना तो सब निकलता, खाने के बगैर तो खाना। Our system difficulties are commonly seen in children with sensory processing problem, autism, ADHD, and developmental delays. बस इसके अंदर काफी ज्यादा मेडिकल टर्म यूज कर लिए क्योंकि ओरल प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ऑटिज्म या एडीएचडी नहीं है, बहुत सारे स्थिति के अंदर हमारे होते हैं। डेवलपमेंटल डिलेज के और बहुत सारी फॉर्म में उनमें होते हैं। डिफिकल्टी इन ईटिंग, स्पीकिंग, कूलिंग, च्यूइंग एंड ओरल हाइजीन। खाने में उनको मसला है, बात करने में उनकी इश्यूज है, कूलिंग उनकी हर वक्त हो रही है, लाल टपक है जिसे हम कहते हैं, चुइंग करने में, नॉर्मली आपने फूड दिया एकदम से ठीक है, वो च्यू नहीं करते हैं, चुइंग इश्यूज होते हैं। ओरल हाइजीन का, जिसकी वजह से स्टमक इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं। फूड्स को पॉकेटिंग कर लेते हैं बच्चे, हमें लग रहा होता है कि यू कैन ईट कुछ फिनिश कर लें, बच्चे लिप्स बाइट लेते हैं, पहले वो टेस्ट करते हो। हम्म। तो ये सब इश्यूज जो है गूगल के साथ ही इसके साइनस सिस्टम के रिड्यूस करते हैं सर्टेन फूड टेक्सचर्स को, क्रंची स्टिकी को, गैग्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चीजें रिफ्लेक्सेस के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं, बट वो एक अलग टर्म है। टूथ ब्रशिंग, सॉरी वो टूथ ब्रशिंग हो गया, टूथ ब्रशिंग इश्यूज आते हैं। अवॉइड स्पाइसी एंड स्ट्रॉन्ग टेस्ट, टेस्ट डेवलप नहीं होते उनकी, ड्रूलिंग ऑल द टाइम होती है, बाइटिंग होती है, डिफिकल्टी च्यूइंग होती है बहुत ज्यादा। एक्टिविटीज में हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज हैं क्योंकि अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे मसल्स की प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो गए। एक्सपोजर टू डिफरेंट टेक्सचर्स, सॉफ्ट ब्रशेस, च्यूइंग ट्यूब, वाइब्रेटिंग ब्रश यूज की जाती है, डीप बिफोर मील, एक प्रॉपरली डिसेंसिटाइजेशन के लिए उसको रेडी करना।
ओरल मोटर एक्सरसाइज करवाई जाती हैं क्योंकि कुछ बच्चों की ओरल मोटर वीकनेसेस होती हैं। ये स्पीच थेरेपिस्ट प्लस मोटिवेशन थेरेपिस्ट दोनों अपने कोलैबोरेशन के साथ बच्चे को कराते हैं। डूइंग एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, ट्विंग एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करवाई जाती हैं ताकि उनकी ट्विंग इश्यूज सॉर्ट हो। क्योंकि ट्विंग लाइक इसमें च्युइंग का जो है, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि जो अब जब हम च्युइंग करते हैं, च्युइंग वाली मस्त क्यों है, उनको ग्राइंड करना जरूरी है क्योंकि हमारी कुछ स्लाइटली ग्लैंड है, वो हमारे फूड के साथ जब भी मिक्स होते हैं और हम उसे इंटेक करते हैं बोलस फॉर्म के अंदर हमारे स्टमक के जब ले जाते हैं, वो हमारी डाइजेशन में बहुत हेल्प होती है। तो जब तक हम च्युइंग नहीं करेंगे, हम उस बोलस को डायरेक्टली इंटेक करेंगे, फ्लेवर ऐड नहीं होगा, तो जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारी डाइजेस्ट नहीं, उसी वजह से बच्चे में कॉन्स्टिपेशन के मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वॉशरूम पे और बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। और जब मेडिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे के, तो फिर बच्चे के साथ वर्कआउट करना काफी मुश्किल है। उसके ईटिंग इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, वर्कआउट करना मुश्किल है, वो बिहेवियरल इश्यूज क्रिएट करेंगे, स्पीच में भी, साइकोलॉजी की बाकी की सेशंस में भी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, फिजिकल थेरेपी में, हर एक सेशन में उनके इश्यूज होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी मेडिकल टर्म्स के साथ। ऑल्दो हम यहाँ पे जितने प्रेजेंटेशन के लिए बैठे हुए हैं, मैं खुद प्रेजेंटर यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अगर फ्लू के साथ, रनिंग फ्लू के साथ होगा, फीवर के साथ होगा, मैं अपनी प्रेजेंटेशन उस तरह से देखकर फॉर्म करूंगा जैसे मुझे एक्चुअल में करना। olfactory प्रॉब्लम्स ये कॉमनली कम ही देखा जाता है। स्मेल करने का इश्यूज जो होते हैं बच्चों में, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, इंपॉर्टेंट रोल इन ईटिंग बिहेवियर। ईटिंग के साथ खाना आता है, एक चीज सुनते हैं फिर खाते हैं। आप लोगों ने मोस्ट कॉमन चीज देखी होगी, अपने आप को सुनते रहते हैं, किसी के पास नेक के पास ले जाके अपना फेस उन्हें स्मेल कर रहे होते हैं, अपने सॉक्स वगैरह उतार के उन्हें हाथ में रखने के बाद वो मुंह के लिए तो आप स्मेल कर रहे होते हैं। तो ये ऑल्फैक्टरी इश्यूज होते हैं। इनके साइन नॉर्मल स्मेल इश्यूज, नॉर्मली जो स्मेल्स होते हैं उनमें इश्यूज क्रिएट करते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्मेल ऑब्जेक्ट एक्सेसिवली कर रहे होते हैं, पुअर हाइजीन अवेयरनेस होती है। ये जब साइंस आप देखेंगे, क्योंकि इसके साइंस कुछ थोड़ी सी कम है, वो इस वजह से कम है क्योंकि ऑल्फैक्टरी प्रॉब्लम में इतने ज्यादा फेस करने को मिलते हैं। इसकी जो हम एक्टिविटीज करवाते हैं उसमें हमें स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स को जो है अवॉइड करना होता है। फ्रेगनेंस स्मोकिंग एंड फुल फ्रेगनेंस को यूज किया जाए। एक्सपोजर टू माइल्ड स्मेल्स, डिफरेंट किस्म के स्मेल्स के साथ एक्सपोजर करवाया जाए। कुछ एसेंशियल ऑयल्स के बारे में, कुछ परफ्यूम्स के बारे में गाइडेंस देते हैं तो प्लीज यूज करें ताकि आपके स्मेलिंग इश्यूज सॉल्व हो। वालेकुम कॉलर सलाम। कॉलर पे लगाने का क्या है, आप ऑल द टाइम मीटिंग अटेंड कर रही हूँ। इंश्योर गुड वेंटिलेशन। अपने जो सेशन कंडक्ट हो रहा है हम लोग घर के अंदर है, तो अपने किसी सेशन के एनवायरनमेंट के अंदर है तो वेंटिलेशन का काफी ख्याल रखें। वेंटिलेशन से मुराद ये नहीं कि आपने ऊपर से तो वेंटिलेशन टैप्स ओपन कर दें, आपका थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी बड़ा इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो क्लोजनेस नहीं होनी चाहिए, सफोकेशन डेवलप ना हो बच्चे को। यूज स्मेल आइडेंटिफिकेशन गेम्स, आप स्मेल आइडेंटिफिकेशन गेम्स कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास हर किस्म के स्मेल के लिए प्रॉपर्ली परफ्यूम डेवलप हो चुके हैं, जिसमें अगर हम फ्रूट्स की स्मेल भी करवाना चाहते हैं तो वो भी ऑलरेडी हमारे मार्केट के अंदर है कि हम डिफरेंट स्मेल कैटेगराइज करवा सकते हैं। दिस इज ऑरेंज, दिस इज बनाना, दिस इज पाइनएप्पल। आप इस तरह भी करवाना चाहते तो हो सकते हैं। मेंटेन हाइजीनिक रूटीन, हाइजीन को काफी जो है मेंटेन करें ताकि उनकी जो कॉन्टैक्ट की उसको इन्वॉल्व किया जाए। मिस सुरेशवाल, आप कुछ इसमें प्लीज ऐड करना चाहें एट दी एंड, कोई गोल्स वगैरह हमारे बेसिक ऑक्यूपेशनल स्किल्स के? अच्छा तक ये बेसिकली जो ओल्फैक्टरी का आपने बताया, इसमें बेसिकली हम एरोमा थेरेपी करते हैं बच्चे की ना। यस। वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं फिर जो बेसिकली ओटी करवाते हैं, डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस का एक्सपोजर दिया जाता है। और इसके अलावा ये जो आपने बताया, अच्छा लिखा हुआ है कि ये स्मेल आइडेंटिफिकेशन गेम्स, कि ये करवाने से काफी इफेक्ट होगा। डिफरेंट तरह की फ्रेग्रेंस अगर आप उसकी आई कवर कर दें और उसे फिर एक तो पहले आप उसको उससे फेमिलियर करें और उसके बाद हम बच्चे से पूछ सकते हैं, इस तरह की गेम्स खेल सकते हैं कि आइडेंटिफाई करो ये किस चीज की फ्रेग्रेंस है। तो इस तरह से वो डिफरेंशिएट करना सीखेगा। ठीक है, बेसिकली ये हेल्प आउट